कभी सोचा है कि एक पढ़ी लिखी समझदार नौजवान लड़की सुसाइड बॉम्बर यानी आत्मघाती हमलावर बनने जैसा खतरनाक कदम क्यों उठाएगी? आज हम एक पत्रकार की इन्वेस्टिगेशन के जरिए इसी मुश्किल सवाल की तह तक जाने की कोशिश करें। अगर मैं जी नहीं सकती तो मैं मरना चाहती हूँ। सोचिए, कश्मीर की एक नौजवान लड़की के ये शब्द, ये हमें उस अंधेरी दुनिया में ले जाते हैं जहां जीने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। आइए जानते हैं कि इस एक लाइन के पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो मिलिए सादिया से। जब हम किसी आतंकवादी के बारे में सोचते हैं तो जो तस्वीर दिमाग में बनती है, सादिया वैसी बिल्कुल नहीं है। वो एक तेज दिमाग, प्यारी सी मुस्कान वाली लड़की है। उसका पहनावा भी बेहद सादा है और यही सादगी उसकी कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। सादिया की जो एक आम सी शक्ल है और उसके जो खतरनाक इरादे हैं, इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। वो इतनी नॉर्मल दिखती है कि ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो होता क्या है कि सादिया एक सुसाइड मिशन के लिए वॉलंटियर करती है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। और वजह ये थी कि उन्हें औरतों की जरूरत नहीं है। ये जो उसे रिजेक्ट किया गया, ये इसकी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आता है। तो यहीं से इस कहानी का सबसे जरूरी और बड़ा सवाल शुरू होता है। सादिया की ये पसंद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर ऐसा क्या है जो एक तेज तर्रार, समझदार नौजवान लड़की को जिंदगी के बजाय मौत चुनने पर मजबूर कर दे? यही सवाल पत्रकार को भी परेशान करता रहा, क्योंकि सादिया किसी भी स्टेरियोटिपिकल खांचे में फिट नहीं बैठती थी। तो देखिए, जब इस पर गौर किया गया तो शुरू में दो सीधी सादी थ्योरीज सामने आई। या तो ये किसी ज्यादती का बदला लेने की बात थी, या फिर कश्मीर की आज़ादी जैसे किसी बड़े मकसद से जुड़ा मामला था। लेकिन असलियत इतनी सीधी नहीं है। कई मिलिटेंट औरतें असल में गहरे ट्रॉमा, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुजर रही होती हैं। वो अपनी पर्सनल तकलीफों को भुलाने के लिए एक बड़े ग्रुप में सहारा और पहचान ढूंढती हैं। और यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। हमें पता चलता है कि सादिया की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े और कई ज्यादा पेचीदा पैटर्न का एक छोटा सा हिस्सा है। तो सादिया को समझने की कोशिश में हमें कश्मीर की दूसरी महिला उग्रवादियों के तजुर्बों को भी देखना पड़ता है। तभी जाकर हमें पूरी तस्वीर साफ होती है और एक पैटर्न नजर आने लगता है। अच्छा, यहाँ एक नाम बार बार आता है, लश्कर-ए-तैयबा। ये पाकिस्तान में बेस्ड एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो 2008 के मुंबई हमलों के लिए भी जिम्मेदार था। और सादिया कुछ वक्त के लिए इसी ग्रुप से जुड़ी हुई थी। और ये भी जानना जरूरी है कि हथियारों के साथ लड़ाई में औरतों का शामिल होना कोई आज की बात नहीं है। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है, चाहे वो नुसैबा बिन्त काब हों या फिर बेगम हजरत महल। तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरी पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर, जो इन सीधी सादी वजहों से कहीं ज्यादा गहरा है। सादिया के अपने शब्द, वो कहती हैं, ये मर्द मेरी ताकत को नहीं देखते, उन्हें लगता ही नहीं कि मैं ये कर सकती हूँ। सोचिए, कितनी गहरी निराशा और अनदेखी का एहसास है इन शब्दों में। और यहीं पर लेखक एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जब समाज औरतों से उनकी ताकत, उनकी पहचान, उनके फैसले लेने का हक छीन लेता है, तो कुछ के लिए हिंसा वही ताकत वापस पाने का एक जरिया बन जाती है। और इसी सोच से एक खतरनाक स्ट्रैटेजी निकलती है, क्योंकि समाज और सिक्योरिटी फोर्सेस अक्सर औरतों को नज़रअंदाज करती हैं, उन्हें खतरा नहीं मानती। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वो एक स्टेल्थ बॉम्ब की तरह हो जाती हैं, जो बिना किसी शक के कहीं भी पहुंच सकती हैं। तो चलिए अब वापस सादिया की कहानी पर आते हैं, जिसके अंत में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। कहानी के आखिर में लेखक की मुलाकात एक और कार्यकर्ता से होती है, और सादिया के बारे में जो आखिरी खबर मिलती है वो भी धुंधली सी है, कुछ भी साफ नहीं। और फिर हमें ये पता चलता है कि सादिया ने कभी वो बम नहीं पहना, पर उसने ऐसा क्यों किया, ये राज ही रह गया। तो हम इस एक सवाल के साथ रुक जाते हैं, क्या होता है जब लोगों को ये महसूस होने लगता है कि उनके पास अपनी आवाज नहीं है, पर एक बम है?